सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में अभी हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में। और क्वेश्चन बाइलिंगुअल आपको रहेंगे, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसको पढ़ सकते हैं। बाइलिंगुअल वाले आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ही देख सकते हैं। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो 40 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड से आते हैं और वेटेज इसका बहुत ज़्यादा है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि इस सब्जेक्ट में आपका कमांड अच्छा से बन सके। स्टार्ट करते हैं। और पिछले साल से यहाँ पर बीएड और साथ ही साथ एमएड, उसके बाद एमपीएड बीपीएड, इन सब का कंबाइन एग्ज़ाम लिया जा रहा है, यानी कि एक ही पेपर होता है और आप चारों को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो अधिक टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। 2024-23 का मैं आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ है, तो ज़रूर देखिएगा। आज का जो क्वेश्चन पेपर है 2022 का है, तो इसको भी कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर शिक्षण अभियोग्यता टीचिंग एप्टीट्यूड का कि पारस्परिक संचार किसे कहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। कम्युनिकेशन टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपको प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना है। पिछला क्लास अगर आप देखे हैं तो मैं आपको बताई थी कि इंटर मतलब क्या होता है, इट मीन्स अदर। यहाँ पर दूसरों की हम बात करेंगे, दूसरा अदर वर्ड यहाँ पर लिखा ही हुआ रहेगा। एज ए ट्रिक आप इसको याद कर लीजिए ताकि आप आगे जब भी क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो। इंटर मीन दूसरा, और इंट्रा मतलब क्या होता है। यहाँ पर इंट्रा की बात करें तो ये सेल्फ होता है, स्वयं से होता है। मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपका यहाँ पर रिवीजन हो सके और वो चीज़ याद रहे। ओके, तो दूसरों की बात यहाँ पर कहाँ की गई है, कहाँ यूज़ हुआ है इस वर्ड, ये जो वर्ड है। दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है। ऑप्शन बी है स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है जिसमें आवश्यक रूप से सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया शामिल होती है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आप से होशपूर्वक और या अवचेतन रूप से जुड़ते हैं। उपरोक्त सभी। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन यहाँ फर्स्ट होगा, जो कि दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है। एंटेल्स कम्युनिकेशन विद अनदर पर्सन, राइट आंसर हो गया। और अगर ये जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन बी, ये इंट्रापर्सनल का बात बोल रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं। द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आर स्व अवधारणा यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट, परसेप्शन, एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल ऑफ दीज। आंसर हमारा यहाँ होगा ऑप्शन डी, जो कि है उपरोक्त सभी। अब स्व अवधारणा होता क्या है, तो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज़ को स्व अवधारणा के अंतर्गत रखेंगे। और धारणा क्या होता है, तो हम दुनिया को कैसे देखते हैं, किस प्रकार से देखते हैं। जब भी चीज़ों को, सिचुएशन को हम देखते हैं, उसके प्रति हम अपने मन में, माइंड में क्या कर लेते हैं, धारणा बना लेते हैं। तो ये धारणा हो गया। और उम्मीद क्या होगा कि भविष्य में हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, और उम्मीदें ही लक्ष्यों को निर्धारित करती है और ये हमें सफल होने के लिए प्रेरित भी करती है। तो इंट्रापर्सनल जो है, इंट्रापर्सनल के महत्वपूर्ण तत्व ये सभी होंगे। पहला हो गया यहाँ पर स्व अवधारणा, धारणा और उम्मीद। नेक्स्ट है स्व अवधारणा क्या है। देखिए, कम्युनिकेशन से ही ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी मैं आपको बताया कि इंट्रापर्सनल के अंडर में आता है, उसका एक एलिमेंट है, तत्व है। तो इंट्रापर्सनल संचार के लिए आधार प्रदान करता है, क्योंकि यह नियंत्रित करता है कि कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे मानता है। अभी जस्ट मैं बताई कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, और अन्य व्यक्तियों की ओर उन्मुख होता है, तो ये करेक्ट है। स्व अवधारणा, जिसे स्व जागरूकता भी कहा जा सकता है, ऑप्शन बी भी राइट है। आंसर हमारा होगा ए और बी दोनों। सेल्फ कॉन्सेप्ट विच कैन ऑल्सो बी रिफर्ड टू एज सेल्फ अवेयरनेस। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, आई होप ये जो 3 क्वेश्चन थे क्लियर हो गए होंगे आपके। स्व अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन से कारक शामिल हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। विश्वास, मूल्य, अभिवृत्तियाँ और उपरोक्त सभी।
belief, values, attitude and all of these. Right answer is option D, that is all of these. तो इसके फैक्टर्स जो हैं बिलीफ है, वैल्यूज़ है एंड एटीट्यूड। बिलीफ क्या होता है कि जिन पर हम दृढ़ता से विश्वास करते हैं, जैसे कि हमें विश्वास है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो जाएगा एंड देन हम लोग बीएड में एडमिशन ले लेंगे। तो ये क्या है, हमारा बिलीफ है। और ये किससे जुड़ा हुआ है, सेल्फ से जुड़ा हुआ है, स्व अवधारणा से जुड़ा हुआ है। आगे है यहाँ पर वैल्यूज़, यानी कि जो मूल्य है, इसमें ये हमारे लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, हमारी जो फैमिली है, फैमिली के लिए जो चीज़ भी हम सोचते हैं, तो ये कैसा हो गया, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है एटीट्यूड, जो भी चीज़ें हैं उनके प्रति हमारी क्या राय है, वो हमारी पसंद हो सकती है, नापसंद हो सकती है, लाइक डिसलाइक जो है, इसे एटीट्यूड कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है फैक्चुअल क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम में पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये राइट आंसर होगा यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, ये पहले शिक्षा मंत्री थे। और प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद भी ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। नेक्स्ट है यदि आपका उद्देश्य डैश है तो समूह कार्य एक अच्छा विचार नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इफ़ योर पर्पस इज डैश, ग्रुप वर्क इज़ नॉट गुड आइडिया। तो यहाँ पर क्या होगा, समन्वय और साझाकरण में सुधार करना, टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेट एंड शेयरिंग, कार्य और जिम्मेदारी का विभाजन, किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करना, सीखने की कठिनाइयों पर काबू पाना। तो कौन सा आपका उद्देश्य है जो समूह कार्य एक अच्छा विचार नहीं है? 36 यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है राइट आंसर क्या होगा? तो टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ए प्रॉब्लम, ये एक अच्छा विचार नहीं है, किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करना। 36 का यही आंसर होगा, ऑप्शन सी। ऑफिशियल आंसर की में तो यही है, तो करेक्ट है। नेक्स्ट है कि किसी व्यवसाय का चुनाव किस पर निर्भर करता है? आप कोई प्रोफेशन को चूज़ करना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं, तो वो किस पर डिपेंड करता है? चॉइस ऑफ अ वोकेशन डिपेंड्स ऑन प्रवेश में आसानी, व्यवसाय में उत्पन्न आय, शिक्षार्थी की रुचि और कौशल, एक छात्र द्वारा स्कूल में सीखे गए विषय। आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है शिक्षार्थी की रुचि और कौशल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पीढ़ीगत अंतर जो कि जनरेशन गैप है, देश को संदर्भित करता है। पीढ़ीगत अंतर जो है, जनरेशन गैप, ये किसको रेफर करता है, किसको दर्शाता है? आंसर क्या होगा हमारा? अच्छा, पीढ़ीगत अंतर किसे कहते हैं? तो अलग अलग उम्र के लोगों के बीच जो विचार, मूल्य या फिर जो उनका इंटरेस्ट होता है उसमें अंतर, उसी को पीढ़ीगत अंतर कहा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर दादा दादी का एक पीढ़ी हो गया है ना, दादा दादी का हो गया, और माता पिता का एक पीढ़ी हो गया यहाँ पर, एंड देन हमारा जो पीढ़ी चल रहा है जो अभी, उसका हो गया। तो 3 यहाँ पर पीढ़ीगत अंतर देखने को मिल रहा है। और तीनों में ही जो मूल्य होंगे, तीनों का इंटरेस्ट जो है, विचार जो है, वो अलग अलग होगा। जैसे कि दादा दादी थोड़ा सा पारंपरिक सोच के होंगे, मम्मी पापा उनसे थोड़ा कम होंगे, और अभी के जो बच्चे हैं हमारे जनरेशन के, ये थोड़े मॉडर्न विचार वाले होंगे। तो ये क्या दर्शाता है? तो विभिन्न आयु समूहों के मूल्यों में अंतर को ये क्या करता है? संदर्भित करता है, यानी कि रेफर करता है। डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक को आदर्शवादी बनकर उदाहरण क्यों स्थापित करना चाहिए? वाई शुड अ टीचर बी एन आइडियलिस्ट एंड सेट एग्जाम्पल्स? ऑप्शंस आर छात्रों का मूल्य नहीं होता है, छात्र आमतौर पर शिक्षकों की नकल करते हैं, शिक्षक वयस्क होते हैं, और शिक्षक पिता तुल्य होते हैं। टीचर इज़ अ पैटर्नल फिगर। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि एक शिक्षक को आदर्शवादी बनकर उदाहरण क्यों स्थापित करना चाहिए? क्योंकि छात्र जो है ना, शिक्षकों की नकल करते हैं। स्टूडेंट्स यूजुअली इमिटेट टीचर्स
देखिए छोटे बच्चे क्या करते हैं कि टीचर कैसे व्यवहार कर रहा है, वो कैसे कपड़े पहन के आ रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को वो ऑब्ज़र्व करते रहते हैं और वैसा ही एक्ट भी करते रहते हैं और उन्हीं चीज़ों को वो नकल करने की भी कोशिश करते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, छात्र आमतौर पर शिक्षकों की नकल करते हैं। और क्या है कि शिक्षक एक आदर्श होता है ना, और छात्र जो है शिक्षक को आदर्श भी मानते हैं, उनकी नकल करने की प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। तो किसी भी शिक्षक को अपने आप में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, रखना चाहिए, सभी के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक टीचर है और तो वो अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सामान्य, पिता, मित्र, नेता। तो आंसर की में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी दिया गया है, नेता की तरह। कभी कभी मित्र की तरह भी यहाँ पर दिया जाता है। अगर मित्र ना रहे तो आप नेता को ही करना, क्योंकि नेता क्या करता है, क्लासरूम में लीड करता है, लीडर का काम करता है। तो ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, डेस वह डिग्री है जिससे एक परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए। डेस इज द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, प्रयोज्यता। आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, जो कि है वैधता, वैलिडिटी। अब ये वैलिडिटी है क्या, इसको समझते हैं। तो जिसके काम के लिए जो चीज़ बनाया गया है, क्या वो काम वाकई में हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको हम लोग वैलिडिटी कहते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पर गणित परीक्षण जो है ना, गणित परीक्षण जो है वो गणितीय क्षमता को मापने के लिए बनाया गया है, ना कि दूसरे सब्जेक्ट को मापने के लिए। तो जिस काम के लिए जिस चीज़ को बनाया गया है उसे ही हम वैलिडिटी, वैधता कहते हैं। अब वस्तुनिष्ठता यहाँ पर ऑप्शन में, इसको भी जान लेते हैं। तो वस्तुनिष्ठता जो है ये परीक्षण में, जो परीक्षण होता है उसमें निष्पक्षता को दर्शाता है। और विश्वसनीयता क्या है कि एक ही परीक्षण में कोई भी, मान लो एग्ज़ाम हो रहा है तो उसको बार बार लिया जाए तो भी उसका रिज़ल्ट कैसा आएगा, रिज़ल्ट डिफरेंट नहीं आएगा, रिज़ल्ट सेम आएगा, तो उसे हम लोग विश्वसनीयता कहेंगे। वैधता यानी कि वैधता ही वह गुण है जो यह दर्शाता है कि परीक्षण वास्तव में वह माप रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है, डेस का अर्थ है प्रत्येक छोटे कदम को वांछित लक्ष्य या व्यवहार की ओर मजबूत करना। किसका? तो आकार देना राइट आंसर होगा। आप जब स्किनर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर शेपिंग करके एक टर्म, एक वर्ड मिलेगा देखने को। तो यही जो है आकार देने का अर्थ है प्रत्येक छोटे कदम को वांछित लक्ष्य या व्यवहार की ओर क्या करना, ये मजबूत करना है। यानी कि किसी भी व्यक्ति या फिर कोई भी जानवर के व्यवहार को धीरे धीरे वांछित व्यवहार की ओर ले जाना होता है। जैसे कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, कैट पर प्रयोग किया था। पेवलोव ने डॉग पर प्रयोग किया था। जब कुत्ते को यहाँ पर भोजन दिखाया जाता था तो उसका ऑटोमेटिक लार सलाइवा जो है टपकता था। लेकिन इस तरह से कंडीशन वहाँ पर बनाया गया, आदत उसको ढलवाया गया कि एक टाइम ऐसा आया जब वहाँ पर घंटी बजती थी जैसे ही, तो वैसे ही उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था, जहाँ पर उसको भोजन भी नहीं दिखाया जाता था। तो इस तरह का कंडीशन क्रिएट करके हम क्या कर सकते हैं, व्यवहार को धीरे धीरे डिज़ायरेबल बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे एक क्वेश्चन रहता ही है। एक 25 वर्षीय लड़के का IQ क्या होगा जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है। IQ किसने दिया था, तो अल्फ्रेड बिने को आप लोग जानते ही होंगे। तो इन्होंने जो ये इंटेलिजेंट क्वोशेंट है, IQ मापने का एक फॉर्मूला होता है। IQ इज़ इक्वल टू यहाँ पर MA यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज या फिर करंट एज जो वास्तविक आयु है इंटू यहाँ पर 100 होगा। अब मेंटल एज मानसिक आयु कहाँ है, बच्चे का मानसिक आयु 16 वर्ष है। तो यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्रोनोलॉजिकल या फिर वास्तविक आयु बच्चे का कितना हो रहा है, यहाँ पर 25 से नीचे में 25 होगा, इंटू 100 करेंगे। 25 यहाँ पर 4 टाइम्स और 16 4 जा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 64 राइट आंसर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे, ये जो इंटेलिजेंट क्वोशेंट है।
नेक्स्ट है अधिक संख्या वाली कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सी तकनीक सबसे अच्छी है। आंसर होगा इसका आंसर की में दिया हुआ है व्याख्यान और कक्षा नोट्स। अगर हम बच्चे को इस तरह का लेक्चर और बस नोट्स प्रोवाइड कर देंगे तो वो एक्टिव नहीं होंगे, वो पैसिव हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो आंसर होगा यहाँ वाद विवाद व्याख्यान के साथ समूह कार्य बच्चों को देना चाहिए, है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लेकिन आंसर की में ऑप्शन से दिया हुआ है। नेक्स्ट है सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य जो SUPW है के प्रणेता थे। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रहेगा तो आप कर पाएंगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। आंसर क्या होगा हमारा इसमें, ऑप्शन फर्स्ट होगा क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, आदि शेष्याः समिति जो इसके प्रणेता थे। और ये क्या करता है, SUPW जो है ना विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक कार्य करने का ये अवसर प्रदान करता है, जैसे कि हस्तशिल्प हो गया, कुकिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और भी अदर एक्टिविटीज़ जो हैं इसी तरह के इसमें इन्वॉल्व हैं। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि कौशल स्किल सीखने में ये मदद करता है। कोई भी स्किल आप डेवलप करना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है छात्रों का भावनात्मक समायोजन देश में प्रभावी होता है। भावनात्मक समायोजन इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट इज इफेक्टिव इन किस में होता है, व्यक्तित्व निर्माण है, व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री के किस समूह श्रेणी में ब्लैक बोर्ड को शामिल किया जा सकता है। ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षण सहायक सामग्री जो TLM है इसको किस समूह श्रेणी में हम ब्लैक बोर्ड को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है क्या कि ब्लैक बोर्ड जो है इसको बस हम देख सकते हैं, उससे कोई आवाज़ तो आती है नहीं। तो आंसर हमारा होगा विजुअल एड के अंडर में इसको हम रखेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल यानी कि यहाँ पर सेल्फ की बात की जाएगी। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन किसे कहेंगे, दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है। तो ये क्या हो गया, ये तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया जो जहाँ पर हम दूसरों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है जिसमें आवश्यक रूप से सोचने और समूह महसूस करने की प्रक्रिया शामिल होती है। बिल्कुल करेक्ट ये बोला गया है। सेल्फ की बात की गई है, स्वयं की बात की गई है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आप से होशपूर्ण या अवचेतन रूप से जुड़ा जाता है। तो इसमें भी अपने आप से अपने आप को इंक्लूड कर रहा है, सेल्फ की बात की गई है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी जो कि बी और सी दोनों राइट है। अगला प्रश्न है हमारा अधिकारवादी की शिक्षण विधि क्या है, ऑथोरिटेरियन टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या है। यानी कि आप अधिकार जमा रहे हैं, वो कौन सी टीचिंग मेथड होगा, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, अनुभव केंद्रित। तो ये यहाँ पर होगा क्या कि टीचर सेंटर्ड जो है, ये टीचर आते हैं पढ़ाते हैं, वो ये नहीं देखते हैं बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है टीचर सेंटर्ड में। तो ये हो जाएगा अथॉरिटेरियन वाला, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। बाल केंद्रित में क्या होता है कि जितने भी बच्चे हैं व्यक्तिगत रूप से उनकी रुचि, आवश्यकता, क्षमता सभी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, तो वो बाल केंद्रित हो जाएगा, जिसमें अधिकार आप बच्चों के ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन फर्स्ट जो कि है शिक्षक केंद्रित। आगे है नैतिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। आपको पढ़ने को मिलेगा जब आप B.Ed करेंगे तब, यहाँ पर मोरल डेवलपमेंट के बारे में। तो हाँ, तो इसके जो जनक है या फिर इस सिद्धांत को प्रस्तावित किसने किया था, लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया था। इन्होंने बताया था इन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेज के बारे में बताया है, जो आपको अभी डिटेल में नहीं पढ़ना है। आगे आप कोर्स करेंगे, कोर्स में एनरोल हो जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। अगला है युवा किशोर अपने देश को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। तो
तो अगर आप 2023 का और 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो यही सब रिपीट हुआ है वहाँ। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा आंसर? स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। ये एक ऐसा स्टेज होता है एडोलसेंस जिसमें हम किसी की सुनते ही नहीं हैं, बस हमें ऐसा लगता है कि हमारी सब सुने लेकिन हम किसी की ना सुने, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा देयर डिज़ायर फॉर फ्रीडम। नेक्स्ट है देश ने अभिनय परियोजना लोक जुम्बिश पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल की शुरुआत की थी। वो कौन सा स्टेट है यहाँ पर? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ये राजस्थान राज्य जो है इसने इस चीज़ की शुरुआत की थी, लोक जुम्बिश पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है देश के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें भी आप अगर ध्यान से इसको समझिएगा तो आंसर की में यहाँ मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आंसर की में क्या दिया गया है। ऑप्शन बी है यहाँ पर सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाना। ये जो है ब्लैक बोर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होना चाहिए, या फिर आई थिंक नहीं, यहाँ पर आंसर की में ये दिया हुआ है, लेकिन मुझे जहाँ पर लग रहा है ऑप्शन बी इसका राइट होना चाहिए। और नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य देश प्रदान करना है। तो क्या प्रदान करना है? पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या है? तो ये एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री प्रदान करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है 1813 के चार्टर अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाना इनका उद्देश्य था। भारतीय जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार तो था ही, लेकिन वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो वो थी अंग्रेजी शिक्षा को। आंसर इसका हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखिए सामान्य बनाना इनका मोटिव तो नहीं था। हाँ, मतलब आप कह सकते हैं कि सामान्य बनाना अंग्रेजी शिक्षा को, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? भारतीय जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। और इसी के अंडर में ये चाहते थे कि सबको इंग्लिश भाषा सिखाया जाना चाहिए। वे चाहते थे कि भारतीय हो लेकिन वो अंदर से मन से अंग्रेज हो, वो अंग्रेज ही बनाना चाहते थे, है ना। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कक्षा में बात करना और अनुशासनहीनता देश का संकेत करता है। 56 का आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। दोहराव के कारण बोरिंग फील होता है हमें, तो हम क्या करते हैं? बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अनुशासनहीन हो जाता है। यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी होगा, बोर्डम कॉज्ड बाय रिपीटेटिवनेस। आपके पास लड़कों और लड़कियों के मिश्रित कक्षा हैं, ठीक है, कोएड क्लासरूम है, उनके बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका को अपनाएंगे? कोऑपरेशन उनके बीच में बढ़े, इसके लिए आप कौन सा यहाँ पर मेथड होगा जिसको आप अडॉप्ट करेंगे? माता पिता से समानता पर चर्चा करने के लिए आप माता पिता से क्या समानता पर चर्चा करेंगे? लड़कों और लड़कियों को एक बेंच पर साझा करवाना, उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है, पाठों में समानता की बात करना। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा कौन सा लग रहा है? तो सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर, उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ यहाँ पर करना है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा में सजा का प्रमुख नुकसान यह है कि शिक्षा के दौरान, है ना, आप पनिशमेंट दे रहे हैं, तो इसका नुकसान क्या हो सकता है? कल की क्लास में भी मैं बताई थी, कोई बच्चा डिप्रेस्ड हो सकता है, कोई स्कूल आना बंद कर देगा, भाग जाएगा, आपको देखते ही डर जाएगा। तो अगर आप उनको सज़ा दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, तो इस तरह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है? यह अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न करता है, यह समस्या को अस्थायी रूप से हल नहीं करता, यह टीम वर्क को रोकता है, इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका 58 का होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि ये इट जनरेट्स अनप्लीजेंट फीलिंग, यह अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न करता है अगर आप बच्चों को दंड दे रहे हैं या फिर उनको मार पीट रहे हैं तो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टीचिंग में कौन सा है? शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, विषय वस्तु, शिक्षण तकनीक और प्रयुक्त सहायक सामग्री, छात्र का ज्ञान। आंसर इज रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। यही सबसे पूर्ण महत्व तत्व है
शिक्षक और छात्रों के बीच में इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मधुर संबंध होने चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में। अगला क्वेश्चन है, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में अभिप्रेरण डेस की ओर जाता है। तो अध्ययन अध्यापन जो हमारा प्रोसेस है, इसमें अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरण उपागम डेस की ओर किसकी ओर ये जाता है? इंडक्टिव अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रोसीड फ्रॉम विशेष से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा 60 का? ऑप्शन डी यहाँ पर पर्टिकुलर टू जनरल और नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड ऑल ऑफ एबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षण योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय मुख्यतः किससे संबंधित है? जो यहाँ पर NUEPA ये किससे रिलेटेड है? 61 का आंसर बताइएगा। तो ये संबंधित है ऑप्शन सी शिक्षा नीति में प्रबंधन। शिक्षा नीति में क्या करता है वो? मैनेजमेंट इन एजुकेशन पॉलिसी। और इसका NUPA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग प्रैक्टिस किए हैं पिछला 2 साल का, 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसमें ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। तो प्रीवियस ईयर बहुत ही मैंडेटरी है, आपको एग्ज़ाम देने जाने से पहले लगाना ही है। और इसके पैटर्न को आपको समझना है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए भी ये ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी डेस में अपने आप हल ढूंढते हैं। किसमें अपने आप? कौन सी विधि के द्वारा? अंतरक्रिया यानी कि इंटरेक्शन मेथड, बातचीत विधि के द्वारा, डिस्कवरी विधि के द्वारा, दोनों, कोई नहीं। तो बच्चे डिस्कवरी विधि में अपने आप हल ढूंढते हैं। बच्चे डिस्कवर करेंगे, खोजबीन करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा वो क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर हमारा डिस्कवरी विधि, डिस्कवरी मेथड। निम्नलिखित में से किस सूची में भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को स्थानांतरित किया गया है? केंद्रीय सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा होगा कंकरेंट लिस्ट में अभी रखा गया है, संवर्ती सूची होगा। और इससे पहले जो शिक्षा थी वो राज्य सूची के अंतर्गत में थी, अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना है। और अब है संवर्ती सूची, और इसके अंतर्गत केंद्र प्लस राज्य सरकार दोनों ही नियम को यहाँ पर बना सकता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविज़न चैनल है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ज्ञान भारती करेक्ट आंसर होगा। 3 बार शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और यहाँ जो हम लोग देखें कि डिस्कवरी विधि है हमारा, इसमें क्या होता है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण भी खुद से ही करते हैं, खोज करते हैं जो प्रॉब्लम होता है, और ज्ञान का निर्माण यहाँ पर करता है। कारण और प्रभाव संबंध डेस अनुसंधान विधियों द्वारा स्थापित किए गए हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए बार बार रिपीटेड मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर लो। नहीं देखे हो 2 क्लास तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसका संबंध है ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल से। नेक्स्ट है, चरित्र डेस द्वारा विकसित किया जाता है। तो चरित्र किसके द्वारा? इच्छा शक्ति के द्वारा, आचरण और व्यवहार, नैतिकता, उपरोक्त सभी। ये चरित्र क्या होता है? एक ऐसा गुण है जो समय के साथ विकसित होता जाता है ना। तो इसमें हमारी इच्छा शक्ति, आचरण और व्यवहार, नैतिकता, ये सभी जो है द्वारा विकसित किया जा सकता है। शिक्षक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किसने किया था? फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड है, ये आपको याद रहेगा तभी कर पाएंगे। 67 का आंसर हमारा होगा ये फ्लेंडर करेक्ट आंसर। मनोविश्लेषण का जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड जो है मनोविश्लेषण के जनक हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, आपकी कक्षा में आक्रामक छात्र है, आप उसे संभालने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाएंगे?
उसे आक्रामक तरीके से कार्य करने का अवसर देंगे, उसे आक्रामकता से हानिकारक परिणामों के बारे में समझाएंगे, दंडित करेंगे। नेगेटिव चीज़ आंसर आपको नहीं करना है, बिल्कुल बच्चों को मारना पीटना नहीं है। उसे बेहद निराशाजनक और शर्मनाक स्थिति में डाल देंगे, आप उसको इंसल्ट नहीं फील कराएंगे। उसे आक्रामक तरीके से कार्य करने का अवसर बिल्कुल नहीं देना है। क्या करेंगे, उसे आक्रामकता के हानिकारक परिणामों के बारे में समझाएंगे। एक्सप्लेन हिम अबाउट द हार्मफुल कंसिक्वेंसेस ऑफ एग्रेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रस्तावक कौन है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एनएल गेज। तो 5 से 6 क्वेश्चन जो है ना पूरा फैक्ट बेस्ड होता है, याद रहेगा, कभी पढ़े होंगे तभी आप करेक्ट कर पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा। तो आप लोग बताइएगा कि अभी 40 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए और सेशन कैसे लगी, और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर देना। अपना नोटबुक्स करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना, जिसमें आपको ये PDF दे दिया जाएगा। आप प्रैक्टिस करने के लिए इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।